Hello students, welcome back to my channel. This is Learning Bliss by me. Okay? जो हमने कल टॉपिक करा था वो क्या था दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट नंबर सेकंड जिसमें हमने टॉपिक्स जो कवर करे थे वो थे मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में से। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ओके, होप सो आपको लास्ट के दो वीडियोस के लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो विद दिस हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्प्लांटेशन। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या होगा, जो सेल होगा। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट के बाद हमारे पास क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। बट उससे पहले हमारे पास जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो क्या होगा, अटैच्ड होगा एंडोमेट्रियम में। दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, आपको पता है जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो होता कहाँ पर है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर रहता फेलोपियन ट्यूब के एम्फुला इस्थमस जंक्शन में होता है। ठीक है, इस एरिया में लगा दो कि यहाँ पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। देन फर्स्ट क्लीवेज होगी, फर्स्ट स्टेज में क्लीवेज से हमारे पास क्या बनेंगे, टू सेल स्टेज आएगी, टू सेल से हमारे पास क्या करेगी, थ्री फोर सेल स्टेज चलेगी। देन फोर सेल स्टेज से हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज अनकम्पैक्टेड मोरूला बनेगा, दैट इज एट सेल स्टेज। देन एट सेल स्टेज के बाद हमारे पास क्या बनेगा, जो मोरूला होगा वो थोड़ा कंपैक्टेड होगा, यहाँ पर अनकम्पैक्टेड है, यहाँ पर क्या होगा, कंपैक्टेड होगा। देन अर्ली ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी। देन आपके पास क्या होगी, 7-8 डेज तक आपकी क्या होगी, क्लीवेज पैटर्न कंटिन्यू होता रहेगा। तो 8 ब्लास्टोमेर्स, ठीक है, जिसे आप मोरूला स्टेज कहते हो या 16 सेल स्टेज को भी मोरूला कहते हैं। उस टाइम तक हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होता है कि वो पूरे यंग वन को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक अभी तक कोई भी सेल जो होता है वो स्पेशलाइज नहीं रहा होता है अपने फंक्शन को, वो एक स्टेम सेल की तरह काम करता है। तो हमारे पास क्या होता है, इससे अगर ये 8 सेल्स है तो इन 8 सेल से 8 बेबीज की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, बट अगर हमारे पास अब ये 8 सेल स्टेज धीरे-धीरे स्पेसिफिक हो जाएँगे अपने फंक्शन को, तो उसके बाद हमारे पास क्या नहीं हो सकता है, उसके बाद अगर सेल्स ये डिफरेंशिएट कर गए, कोई भी सेल लॉस्ट हो गया, तो बेबी की क्या हो जाएगी, हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम का कॉज़ हो सकती है बेबी में। ठीक है? तो 8 सेल स्टेज तक हमारे पास क्या होता है, सेल में कोई स्पेशलाइज़ेशन नहीं आई होती है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेल को इस टाइम पे सेल से अगर हम इन सेल को अलग-अलग क्या करेंगे, इनको सेपरेट करके अलग-अलग फीटस, अलग-अलग एक सेल को भी अगर हम दोबारा से क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास क्या हो सकती है, 8 बेबीज़ की फॉर्मेशन हो सकती है। बट वो कांसेप्ट आप अभी छोड़ो, ठीक है? कि भाई किस तरीके से हमारे पास वो स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल कैसे कॉज़ करेगा, वो सब अभी आपको रहने दो। बट अभी हम कंटिन्यू क्या करते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होगा, जब हमारे पास फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगी। फर्टिलाइज़ेशन के कुछ डेज़ तक सेल आपका क्या करता रहेगा, प्रोसेस जो शो करेगा दैट इज़ क्लीवेज। क्लीवेज होता रहेगा और माइटोटिक डिवीज़न होगी, ठीक है? माइटोटिक डिवीज़न से अपना सेल नंबर बढ़ाता जाएगा, क्योंकि जो ज़ाइगोट होगा वो सिंगल सेल होगा, तो उसके बाद जो एम्ब्रियो होगा वो धीरे-धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, मल्टी सेलुलर होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर वन क्लीवेज 2 सेल स्टेज आएगी, देन क्या आएगी, 4 सेल स्टेज आएगी, देन 18 सेल स्टेज आएगी, 8 सेल स्टेज आएगी, देन 16 सेल स्टेज आएगी। इन जो छोटे-छोटे सेल्स बनेंगे इनको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज ब्लास्टोमर्स। और जो यहाँ पे क्लीवेज होगी ना, क्लीवेज इस तरीके से रहेगी कि जो सेल का साइज होगा वो क्या रहेगा, हमारे पास सेम ही रहेगा। ठीक है, अंदर क्या होते रहेंगे, छोटी-छोटी सेल्स ब्लास्टोमेर्स की फॉर्मेशन होंगी। ओवरऑल जो सेल का स्ट्रक्चर होगा या साइज़ होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है? इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास 1 सेल का साइटोप्लाज़्म इस तरीके से था, आफ्टर क्लीवेज हमारे पास यही साइटोप्लाज़्म क्या होगा, 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एंड आफ्टर सेकंड क्लीवेजन यही साइटोप्लाज़्म 4 में डिवाइड होगा। आफ्टर वन मोर डिवीजन हमारे पास क्या होगा, ये 8 में होगा। मतलब धीरे-धीरे न्यूक्लियर कंटेंट या साइटोप्लाज़्म कंटेंट सेल्स में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और सेल का नंबर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो 18 टू 16 स्टेज तक एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, मोरुला भी कहते हैं। ओके, मोरुला कंटेन टू डिवाइड, मोरुला कंटिन्यू करता है डिवाइड और ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में, जो कि कहाँ पे मूव करता है, फर्दर यूट्रस में। ठीक है, मोरुला के बाद हमारे पास फर्दर डिवीजन होगी और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट आपके क्या होता है, यूट्रस में इम्प्लांट होता है। ठीक है, यूट्रस में इम्बेड होता है, जो कि क्या करता है, जो कंफर्म करता है कि भाई प्रेगनेंसी हो चुकी है। ठीक है, आफ्टर
कभी कभार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो हो जाती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो गई, लेकिन यूट्रस क्या होता है, अनेबल होता है कि वो क्या कर सके, इम्प्लांट कर सके सेल को, तो उस केस में भी हमारे पास क्या हो जाती है, जो प्रेगनेंसी होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है। द ब्लास्टोमेर्स इन द ब्लास्टोसिस अरेंज होते हैं हमारे पास आउटर लेयर में। जो भी ब्लास्टोमेर्स होंगे वो क्या होंगे, अरेंज होंगे आउटर लेयर में, वो क्या बनाएंगे, ट्रोपोप्लास्ट। और कुछ सेल्स क्या होंगे, उसी के इनर साइड अटैच्ड होंगे, जो कि क्या होगा, आपका इनर सेल मास होगा, ठीक है। डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो सेल है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेल जो है प्रो न्यूक्लियाई हमारे पास है, बाहर पोलर बॉडी है, यहाँ पर क्या हो गया, आपका एक सेल बना है। देन सेकंड डे में क्या होगी, क्लीवेज पैटर्न शो करेगा। देन कॉम्पैक्शन होंगे, टाइट सेल जंक्शन होंगे। देन थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट होगी। डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगी, डिफरेंशिएशन होगी लाइक कि कुछ सेल्स को अपना फंक्शन पता लग जाएगा कि हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन का काम करना है, और कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे, अपने फंक्शन को लेकर थोड़े थोड़े स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। तो इनमें से जो आपके ब्लास्टोमेयर्स होंगे, कुछ ब्लास्टोसिस्ट क्या होंगे, एक आउटर लेयर में अरेंज्ड हो जाएंगे, और जो वो लेयर बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट के बाद कुछ सेल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कुछ सेल्स आपके इनर साइड पे अटैच्ड हो जाएंगे, तो उन सेल्स को क्या कहेंगे, दैट इज इनर सेल मास। और ये जो कैविटी फॉर्म होगी सेल में, इसे क्या बोलेंगे, दैट इज ब्लास्टोसिल कैविटी। देन ब्लास्टोसिल कैविटी के बाद क्या होगा, दैट इज इम्प्लांटेशन होना स्टार्ट होगी। इम्प्लांटेशन सेल हमारे पास क्या होगा, अरेंज हो गया एक लेयर में, हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन जोन हैचिंग आ जाएगा। देन इम्प्लांटेशन होगी, ये आपके क्या है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, यूट्राइन जो एपिथेलियम है, यूट्रस की जो एपिथेलियम है वो, उसके साथ सेल्स क्या हो रहे हैं, देखो अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, सेल मास डिफरेंशिएट, जो इनर सेल मास था, इनर सेल मास का देखो इसने अपना नंबर बढ़ा दिया, पहले एक दो लेयर्स थी और ज्यादा नंबर से इन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि ये माइटोटिक डिवीजन करते रहेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे, अब दोबारा स्पेशलाइज हो गए। ऊपर की साइड जो सेल्स होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, एपीब्लास्ट। देन नीचे की साइड इनर सेल मास जो 2 लेयर्स में डिवाइडेड होगा, ऊपर के लेयर्स को बोला जाएगा एपीब्लास्ट, और जो उसके नीचे लेयर होगी उसे क्या बोला जाएगा, हाइपोब्लास्ट। और ट्रोपोब्लास्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर है। देन ये एपीब्लास्ट और ट्रोपोब्लास्ट जो होगी वो हमारे पास क्या करेगी, दैट इज डिस्क फॉर्मेशन करेगी, बाइफैमिलियर डिस्क की फॉर्मेशन करेगी। ये देखो हमारे पास क्या है, हाइपोब्लास्ट के सेल्स ऊपर के साइड अरेंज होके जाएंगे, और ट्रोपोब्लास्ट हाइपोब्लास्ट के सेल्स नीचे की साइड अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास क्या करेंगे, जब सेल्स की अरेंजमेंट होना शुरू होगी, तो ये जो सेल्स होंगे, अब हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट क्या करेंगे, तीन मेन डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन करेंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्टोडर्म की जो लेयर होगी वो इस तरीके से इम्प्लांट हो जाएगी, दैट इज एक्टोडर्म। और ये जो नीचे वाली होगी दैट इज नोन एज एंडोडर्म, ठीक है, ये एंडोडर्म के सेल। और इनके बीच में हमारे पास क्या होगी, दैट इज मेसोडर्म, प्रिमिटिव स्टिक मेसोडर्म की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगी। देन ये मेसोडर्म क्या होगी, स्प्लिट होके पूरे एक्टोडर्म एंडोडर्म को क्या करेगी, कवर करेगी। देन मेसोडर्म की स्प्रेडिंग होगी, स्प्रेड होने से देखो ये मेसोडर्म पूरे में अरेंज हो गई है, और ये जो आपका स्ट्रक्चर बन गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म सारी बन गई है। और जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर यॉर्क सैक प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, एक्सोसिलोम प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एमनियोटिक सैक होगा। जो बेबी डेवलप होगा वो कहाँ पर होगा, आपके एमनियोटिक सैक में, ठीक है। ये जो एमनियोटिक सैक था, देन ये एमनियोटिक सैक क्या होगा, इनलार्ज होगा। एमनियोटिक सैक की इनलार्जमेंट की वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे तो एक तो बेबी डेवलप होगा, साथ में यहाँ पे लेयर्स बनेंगी, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि सिर्फ एम्ब्रियो में प्रेजेंट होगी। कौन कौन सी लेयर होगी, एक तो हो जाएगी आपकी एमनियन। एमनियन के बाद जो बाहर लेयर होगी, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, कोराइन। कोराइन के बाद ये आपकी क्या आ जाएगी, ये देखो, जिसके साथ आपका दैट इज बेबी, की जो फंक्शनिंग होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, वो अटैच्ड होगी मदर के साथ, दैट इज ये जो स्ट्रक्चर होगा इसे हम क्या कहेंगे, अम्बिलिकॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि क्या होता है, प्लेसेंटा की तरह काम करता है, जहाँ पे क्या होता है, पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या मिलते हैं बेबी को, इसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। होप सो आपको ये डायग्राम थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, और आप इसे अगर एक और बार अच्छे से समझेंगे या वीडियो को दोबारा सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्लीवेज का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अप टू 8 सेल स्टेज तक हमारे पास कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगी। आफ्टर 8 सेल स्टेज हमारे पास क्या होगा, कॉम्पैक्शन का प्रोसेस होगा। देन डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट होगी। डिफरेंशिएशन होने के बाद दो लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। एक लेयर जो ब्लास्टोमर्स होंगे वो आउटर लेयर में अरेंज हो जाएंगे, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उससे हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट हमारे पास, और अंदर की साइड जो सेल्स होंगे वो इनर सेल मास्ट होंगे। यही ट्रोफोब्लास्ट बाद में आपकी क्या बनाती है, कोराइन लेयर बनाती है, ठीक है। कोराइन लेयर में जो
विलाई लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसी कोरोइन ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से क्या हुए हैं, इमर्ज हुए हैं बाहर के लिए। ये देखो इमर्जिंग ऑफ, ये दिखा देख सकते हो आप यहाँ पर भी देखो, ट्रोफो एक्टोडर्म बोलते हैं इसे। बट ये होती क्या है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है उसी से हमारे पास ये कोरोनिक विलाई की फॉर्मेशन हुई है। और यहीं पर आपकी क्या होती है, देन कोरोइन लेयर की फॉर्मेशन भी इसी के थ्रू अटैचमेंट वगैरह से होती है। ठीक है, जो एमनियन होता है, कोराइन होता है, यॉर्क सैक होता है और एलेंटोसिस होते हैं, ये क्या होते हैं, सिर्फ एम्ब्रियो में लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म्स कहा जाता है। देन हमारे पास क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होगी वो अटैच्ड होगी एंडोमेट्रियम वॉल के साथ, और इनर सेल मास हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होंगे। डिफरेंशिएट होने के बाद हमारे पास क्या बनाएंगे, आफ्टर अटैचमेंट न्यूट्रॉन वॉल डिवाइड करेगी और क्या करेगी, ब्लास्टोसिस्ट को कवर करेगी। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट क्या बन जाएगी, एंडो बिकम्स इन लार्ज इम्बेडेड हो जाएगी किसमें, इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द टिश्यूज। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्या होता है, जब रिजल्ट में ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाते हैं, जब इम्बेड हो जाते हैं एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और यही किसको लीड करता है, दैट लीड टू द प्रेगनेंसी। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या समझेंगे हम, कि जब इम्प्लांटेशन होगी, इम्प्लांटेशन क्या होगी, 7th 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो अपेयर होगी ट्रोफोब्लास्ट में, उसे क्या बोला जाएगा, दैट इज क्रोनिक विलाई बोला जाएगा, जो कि यूट्राइन टिश्यू को क्या करेगी, सराउंड करेगी, और मैटरनल ब्लड को भी। क्रोनिक विलाई यूट्राइन टिश्यू को क्या करेगी, यूट्राइन टिश्यू के साथ इंटरडिजिट हो जाएगी। इंटरडिजिटेड मतलब मिक्स हो जाएगी, इंटरडिजिटेड विद ईच अदर जॉइंट स्ट्रक्चर बनाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, डेवलपिंग यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है, सोर्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारा सोर्स ऑफ फूड होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम। मदर से जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेबी में पहुंचते हैं, और बेबी से भी हमारे पास जो एक्सक्रीशन करके वेस्ट रिलीज होता है वो उसी एम्ब्रियोलिक अम्ब्लियोलिक कॉर्ड या प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, मदर की बॉडी में जाता है, देन वो उसे क्या करती है, रिलीज करती है अपनी बॉडी से बाहर। प्लेसेंटा क्या करेगा, प्लेसेंटा के फंक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट भी क्या करता है, रिमूव करता है मटेरियल बाय द एम्ब्रियो से। ठीक है, प्लेसेंटा कनेक्ट होता है एम्ब्रियो के थ्रू विद द कॉर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि इन सब ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करती है। क्या समझ लो कि हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर बेबी प्रेजेंट होगा। बेबी के हमारे पास यहाँ से क्या होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड्स निकल रही होंगी, और यहाँ पर क्या होगा, पूरा मदर का जो हमारे पास सिस्टम है वो अटैच्ड होगा यहाँ से। ठीक है, देन ये जो स्ट्रक्चर होता है जो अटैच्ड होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा में क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कराती है न्यूट्रिएंट्स का। ऑक्सीजन का इनहेल कराएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल कराएगी, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एम्ब्रियो को कहाँ से प्रोवाइड होंगे, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्रोवाइड होंगे। और जो भी वेस्ट रिलीज होना होगा वो इसी हम अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या होगा, बाहर रिलीज होगा। मतलब अलग अलग होंगे, दैट इज आर्टरी वेन जो अलग अलग होंगे, वहां पर क्या होगा, हमारे पास ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इवन इस प्लेसेंटा के थ्रू हमारे पास क्या होती है, कुछ एंटीबॉडीज भी बेबी में क्या करती हैं, पहुंचती हैं। ठीक है, मदर से जो डायरेक्ट बेबी में पहुंचती हैं एंटीबॉडीज। ओके, प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा कुछ टाइम के लिए प्लेसेंटा ना एंडोक्राइन टिश्यू की भी तरह काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, रिलीज करता है कुछ हार्मोन्स का, जैसे कि कौन कौन से, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का रिलीज करता है, एस्ट्रोजन का रिलीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करता है। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के लगा दो कोई 6 7 8 मंथ के टाइम पर ये क्या करता है, एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या होता है, रिलैक्सिन। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर आपको क्या करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स वगैरह रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी से ही सिक्रेट होता है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिमेंबर दैट, आपको क्या याद रखना है कि प्रेगनेंसी देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मली भी फीमेल्स में क्या होता है, रिलीज होता रहता है। ठीक है, उनकी बॉडी में हार्मोन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल में जो अलग हार्मोन्स हैं जो कि प्रेजेंट है, जो एक हिसाब से इंडिकेशन भी होता है कि एक फीमेल प्रेग्नेंट है, वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं आपके, ह्यूमन क्रोनेनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्पिलिन एंड रिलैक्सिन। ये सिर्फ वुमेन में कब प्रोड्यूस होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर। ठीक है, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और भी हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये भी क्या होते हैं, सेवरल इंक्रीज फोल्ड कर जाते हैं मैटरनल ब्लड के फोल्ड्स। इनका क्यों सिक्रीशन होता है, क्योंकि अब पहले क्या कर रहा था, पहले एक जो फीमेल बॉडी थी वो खुद के लिए हमारे पास क्या हो रहा था, थायरॉक्सिन रिलीज कर रही थी, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। अब क्योंकि उन्होंने क्या करना है, बेबी की भी नरिशमेंट करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास इन हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि उसके डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ओके,
देन इंक्रीज प्रोडक्शन इन हार्मोन का किसको सपोर्ट करेगा, दैट इज फीटल की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, मेटाबॉलिकल चेंजेस जो भी मदर में होंगे उनको सपोर्ट करेगा और प्रेगनेंसी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, हार्मोन्स को हमें क्या, हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, हार्मोन्स बॉडी को, क्योंकि हार्मोन से हमारे पास क्या होती है, बेबी के डेवलपमेंट के टाइम पर ये हार्मोन्स मेन रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये जो बॉडी में हार्मोन्स का लेवल होना चाहिए वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, देखो इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या हुआ था, बाहर की साइड एक लेयर बनी थी जिसे हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट का नाम दे दिया, और अंदर की साइड जो सेल्स अरेंज थे उन्हें क्या बोल दिया हमने, इनर सेल मास। अब जब इम्प्लांटेशन हो गई उसके बाद ये जो इनर सेल मास है ना, ये और डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होंगे। अब ट्रोफोब्लास्ट लेयर का काम क्या हो गया, अब उन्हें पता है कि उन्होंने ब्लास्टोसील के बाहर, ये बीच में जो कैविटी थी वो क्या थी, ब्लास्टोसील, इसके बाहर प्रेजेंट होना था। अब जो इनर सेल मास होंगे, इनर सेल मास दोबारा डिफरेंशिएट होकर दो तरीके की लेयर बनाएंगे, एक तो हमारे पास क्या होगी, एपीब्लास्ट, दूसरी क्या होगी आपकी, हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या होगी, ऊपर की साइड प्रेजेंट होगी, दैट इज हाइपोब्लास्ट आ गई, और देन क्या आ गई, एपीब्लास्ट आ गई इमीडिएटली, जिसे बाद में एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आफ्टर इन्होंने क्या बनाना है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन करनी है। आफ्टर एक्टोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन के बीच में क्या होगा, सेंटर में हमारे पास क्या होगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होगी, जो कि मेसोडर्म की क्या करेगी, स्प्रेडिंग, मेसोडर्म की फॉर्मेशन करेगी, और ये मेसोडर्म बाद में क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी पूरी बॉडी में, पूरे मतलब प्लेसेंटा एम्ब्रियो के अराउंड पूरे अरेंज हो जाएगी, मतलब बेबी जहाँ पे बन रहा होगा वहां पर अरेंज हो जाएगी। देखो ये क्या होगा हमारे पास, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट एंड इन्होंने क्या बनाया, एक तो एक्टोडर्म बनाया, दूसरा मेसोडर्म एंडोडर्म बनाया। एक्टोडर्म एंडोडर्म के बाद हमारे पास क्या होता है, बीच में हमारे पास इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म होप सो आपको क्लियरली दिख रही है, ये जो लेयर है इसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्टोडर्म बोल रहे हैं, और ये जो लेयर है इसे क्या बोल रहे हैं, दैट इज एंडोडर्म। इसके सेंटर से हमारे पास क्या होगी, मेसोडर्म की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगी। देन ये मेसोडर्म क्या होगी, पूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी एक्टोडर्म एंडोडर्म के अराउंड, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दैट इज कितने सेक्स की फॉर्मेशन होगी, दो सेक्स की फॉर्मेशन होगी। एक छोटा सा सैक जो शुरुआत में होगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज एमनियोटिक सैक, और बाद में जो दूसरा सैक होगा उसे क्या बोलेंगे, यॉर्क सैक। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, देखो ह्यूमन बींग्स में यॉर्क सैक की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो यॉर्क सैक का साइज क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और जो हमारे पास एमनियोटिक सैक है यहीं पर, क्योंकि क्या होगी, बेबी की डेवलपमेंट होगी जिसे आप वाटर कहते हो, ये वाटर वही है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यहीं पर आपकी क्या होगी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगी। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होने के साथ-साथ यहाँ पर जो कनेक्शन के लिए जो कॉर्ड प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसी एमनियन फ्लूइड के बाहर लेयर होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, एमनियन लेयर बोलेंगे, और इसी के बाहर हमारे पास होल एम्ब्रियो के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होगी, मतलब एमनियन लेयर के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोइन बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियन, कोराइन, अलेंटोसिस और यॉर्क सैक, ये चार लेयर्स होती हैं, वो जो सिर्फ आपकी किसमें प्रेजेंट होती हैं, एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास क्या करेगा, आउटर एक्टोडर्म बनाएगा और इनर एंडोडर्म बनाएगा, और अब मेसोडर्म सून अपीयर होगी इन दोनों के बीच में। देखो ब्लास्टोसिस था, फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ब्लास्टोसिस ने क्या बनाया, इनर सेल मास। देन ट्रोफोब्लास्ट लेयर आउटर मोस्ट जो बनेंगे, ट्रोफोब्लास्ट क्या होगी, विच टाइम हमारे पास साइटोट्रॉफ ट्रोफोब्लास्ट बनाएगी, साइटोट्रोफोसिस सिन ट्रोफोब्लास्ट की फॉर्मेशन होगी। देन आपके पास जो इनर सेल मास होगा, इनर सेल मास क्या बनाएगा, एक तो प्रिमिटिव एंडोडर्म जिसे हाइपोब्लास्ट कहेंगे, देन एपिब्लास्ट बनाएगा। देखो सबसे पहले क्या होगी, एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी जो कि क्या है, हाइपोब्लास्ट, जिससे मैंने आपको बताया था हाइपोब्लास्ट सेल, और दूसरी लेयर क्या होगी, एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट से हमारे पास क्या होगा, इससे जो बनेगी हाइपोब्लास्ट से ये क्या बनाएगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म की फॉर्मेशन करेगी, और एपिब्लास्ट क्या करेगा, दैट इज एमनियोटिक एक्टोडर्म की भी फॉर्मेशन करेगा, और एम्ब्रियोनिक एपिब्लास्ट जो होती है उसकी भी फॉर्मेशन करेगा। देन आपकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म होगी वो क्या करेगी, यॉर्क सैक की फॉर्मेशन करेगी, मतलब हाइपोब्लास्ट से आपकी किसके फॉर्मेशन होगी, यॉर्क सैक की फॉर्मेशन होगी, और एम्ब्रियोनिक एपिब्लास्ट हमारे पास क्या करेगी, प्रिमिटिव स्टिक बनाएगी, और यहाँ से आपकी क्या होगी, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म तीनों लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। देन आपकी क्या बनेगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी बनेगी जो कि कोराइन और एमनियन को की लीव्स फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। जो आपकी डिफरेंशिएशन होगी ना गेस्टेशन पीरियड के टाइम पर, यही थ्री लेयर्स है जो पूरी बॉडी में आपकी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये जो यॉर्क सैक है, सिन सिन ट्राइकोप्लास्ट है जिसे क्रोनिक विलाई कहते हैं या कुरियन बनाता है, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये आपकी क्या होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं, और ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, बेबी को डेवलप कराते हैं। ठीक है, बेबी के एडल्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं।
These three layers क्या करेंगे, give rise to all tissues in an organ. It need to be mentioned here that the inner cell mass में क्या होते हैं, stem cells present होते हैं जिनकी पोटेंसी होती है कि वो क्या करते हैं, सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स की क्या कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं। ठीक है, इनर सेल मास तक तो जो सेल है ना वो स्टेम सेल की तरह काम करता है। इसके बाद ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट होती है इनमें, फिर ये अपने फंक्शन को लेकर स्पेशलाइज हो जाते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास कोई भी पार्ट इसका लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो ऑर्गन की डेवलपमेंट ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो थ्री लेयर्स हैं ये हमारे पास किस किस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं। आपकी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर है इन्हीं तीन लेयर के सेल्स के अरेंजमेंट, तीन लेयर्स की स्पेशलाइजेशन की वजह से बना है। ठीक है, ये इनर सेल मास है, इनर सेल मास ने हमारे पास एंडोडर्म बनाया, एंडोडर्म के बाद क्या बनाया, एक्टोडर्म बनाया। एक्टोडर्म में आपके क्या जाएगी, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज एपिडर्मिस, एपिड्यूरल, न्यूरल ट्यूब्स, न्यूरल ये जो भी न्यूरल न्यूरल स्पाइंस वगैरह ये सब कुछ न्यूरल स्पाइंस हो सकती हैं, आपकी नर्व्स हो सकती हैं, इन सब की फॉर्मेशन करने का काम किया। जो एंडोडर्म होगा, एंडोडर्म एक तो आपकी क्या करेगा, यॉर्क साइट की फॉर्मेशन भी करेगा। देन प्रिमिटिव गट, प्रिमिटिव गट में क्या आ जाएगा, दैट इज एक गट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लीवर बनाता है, पैनक्रियास बनाता है, लंग बनाता है और डाइजेस्टिव ट्यूब, ये भी किससे बनते हैं, आपके एंडोडर्म से। ठीक है, एंडोडर्म लेयर क्या होती है, इनर वाली लेयर। एक्टोडर्म से आपके क्या बनेंगे, जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, दैट इज स्किन, हेयर, मैमरी ग्लैंड्स, लेंस, इनर एयर, इनर एयर भी हमारे पास क्या बनता है, एक्टोडर्म के सेल से ही बनता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस स्पाइंस। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी हमारे पास किससे बनता है, दैट इज एक्टोडर्म की लेयर से। देन जो मेसोडर्म लेयर होती है, मेसोडर्म लेयर से हमारे पास क्या होता है, एक्सियल पार्ट बनता है, दैट इज नोटोकॉर्ड बनती है। ठीक है, पैरा एक्सियल में आपके क्या आ जाते हैं, स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं, दैट इज स्किन के आपके कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन भी यहीं से होती है। इसी में आपके मेसोडर्म में इंटरमीडिएट कुछ कॉर्ड्स बनते हैं, दैट इज मिलियन डक्ट और मेसोनेफ्रॉन्स। मेसोनेफ्रॉन्स आपकी क्या करेगी, मुलेरियन डक्ट से या तो यूट्रस यूट्रस की फॉर्मेशन होगी और ओविडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मुलेरियन डक्ट से, मुलेरियन डक्ट किस में प्रेजेंट होती है, फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, और इन केस ऑफ मेल्स मुलेरियन डक्ट एब्सेंट होती है। देन मीजोनेफ्रॉन से हमारे पास क्या, मीजोनेफ्रॉन किडनी बनाएगा, ओवरी बनाएगा, टेस्टिस। ठीक है, मेल्स में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। ठीक है, लेटरल में आपके क्या आते हैं, सोमैटिक और विसरल मीजोडर्म्स होते हैं जिन्होंने आपके हार्ट, ब्लड वेसल्स वगैरह की फॉर्मेशन करनी है, और हेड की फॉर्मेशन भी कहाँ से होती है, आपके मीजोडर्म की लेयर से ही होती है। ठीक है, ये थ्री लेयर्स की जो आपकी बुक में है वो इतना आपका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है कि कौन सी लेयर कौन सा ऑर्गन बनाएगी, बट आपको जनरल पता होना चाहिए। जैसे आप आई का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आप लिखते हो कि जो हमारे पास आई होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक्टोडर्म की लेयर से बनती है, उसका जो लेंस है वो एक्टोडर्म से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। एयर में भी जो आपका इनर एयर होता है वो कहाँ से बनता है, एक्टोडर्म से पड़ता है। जब आप स्टडी किडनीज के बारे में पढ़ते हो तो तब आप लिखते हो कि वो मेसोडर्म लेयर से बनते हैं। ब्रेन फॉर्मेशन पढ़ते हो तो ब्रेन में भी आप लिखते हो कि ये किससे बना होता है, एक्टोडर्म से बना होता है। आप जब पैनक्रियाज, लंग्स वगैरह लिखते हो तो आप लिखते हो ये एंडोडर्म लेयर से बने, एंडोडर्म इन ओरिजिन है। तो ये सारी टर्म्स एंडोडर्म इन ओरिजिन वगैरह का क्या मतलब होता है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो थ्री लेयर्स होती है वो किस किस ऑर्गन की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल, ये गेस्टेशन पीरियड में ये सारा टाइम हो रहा होता है। देन इन ह्यूमंस आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का हर्ट क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। ठीक है, ये इंडिकेशन होता है। अब हमारे पास क्या होगा, टाइम के साथ साथ एम्ब्रियो के हर्ट की भी फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट साइन जो ग्रोइंग फीटस का होता है, आपने क्या नोटिस किया होगा, साउंड, हर्ट बीट साउंड की होगी स्टेथोस्कोप के थ्रू। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हमारे पास क्या होती है, लिम्स और डिजिट्स की फॉर्मेशन होती है। बाय द एंड ऑफ 12th वीक, 12th वीक के एंड में हमारे पास क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो गई होती है। इन ह्यूमंस 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हर्ट जो है फॉर्म्ड होता है। फर्स्ट साइन ग्रोइंग फीटस का नोटिस करते हैं, सबसे पहले क्या होती है, हर्ट बीट साउंड होती है। ये देखो मैंने आपके पास यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में दिखाया है कि भाई किस किस तरीके से हमारे पास किस किस मंथ में क्या क्या फॉर्मेशन होगी। मंथ 1 में फर्टिलाइजेशन अकर होगी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। 2nd वीक में आपकी क्या होगी, हर्ट स्टार्ट बीट होना स्टार्ट हो जाएगी। 3rd मंथ में क्या होगी, बेबी के आर्म्स वगैरह 3rd मंथ में। फिर हमारे पास 4th मंथ में क्या होगा, स्मॉल मूवमेंट्स अपेयर होंगी। 5th मंथ में आपको क्या मिलेगी, मदर फील कर जाएगी बेबी की मूवमेंट्स की बेबी क्विकली ग्रो करेगा उस टाइम पे। देन 7th मंथ पे बेबी की हेयरिंग, स्ट्रॉन्ग किक्स वगैरह डेवलप हो जाएंगी। 7th मंथ में ब्रेन डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाएगी, बेबी वेट गेन करेगा। 8th मंथ में बेबी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, लंग्स डेवलप हो जाएंगे, लंग्स अभी तक डेवलप नहीं हुए। और 9th मंथ में बेबी क्या करेगा, बर्थ पोजीशन में आ जाएगा डिलीवरी के लिए। ठीक है,
ये आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे पास अरेंज होता है। ये देखो, ये प्लेसेंटल विलाई जो मदर के साथ अटैच होंगी, यहाँ से जो कॉर्ड आ रही है इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, बेबी प्रेजेंट होता है। देखो यॉर्क सैक कितना कम इन कितना छोटा हो जाता है। ये यूट्रस के अंदर एम्बेडेड है और आपका क्या हो जाता है, ये जो फ्लूइड है इसे हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। और ये क्या है, बेबी जो है बर्थ के टाइम पे क्या हो जाता है, इसका हेड जो है हमारे पास उसकी पोजीशन क्या आ जाती है, सर्विक्स के क्लोजर आ जाती है। ठीक है, देन यहाँ से क्या होता है, सिग्नल जनरेट करता है जिससे हमारे पास क्या होता है, बेबी डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 9th मंथ हमारे पास फीटस क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है और रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। लास्ट टॉपिक दैट इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। देखो पार्चुरेशन क्या होता है, जब गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बींग्स में जो होता है ना, नॉर्मल 8 9 मंथ्स का होता है। 9 मंथ्स के बाद हमारे पास क्या होता है, बेबी टोटली रेडी होता है हमारे पास किसके लिए, दैट इज डिलीवरी के लिए। तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस में एट द एंड ऑफ ए प्रेगनेंसी, जो कि क्या होती है, एक्सपल्जन और डिलीवरी होता है फीटस की। ये जो प्रोसेस होता है डिलीवरी ऑफ ए फीटस, इसे हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। और पार्चुरेशन कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से स्टार्ट होते हैं। सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, एक तो फुली डेवलप फीटस से और प्लेसेंटा, जो कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, दैट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो पार्चुरेशन का सिग्नल बेबी की फुली डेवलपमेंट से और मदर के दैट इज हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है। ठीक है, तो यहाँ से किसका सिक्रीशन होता है, आपके ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, ट्रिगर करता है, मैटरनल पिट्यूटरी से ट्रिगर होता है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, तभी यूट्राइन मसल्स की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, ये यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है जिसे आप लेबर पेन कहते हो, विच इन टर्न स्टिमुलेट करता है और ज्यादा, जितनी ज्यादा पेन होती है उतनी ज्यादा ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक हार्मोन है। जितना ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा उतना और सिग्नल मिलेगा कि और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो। क्यूमुलेटिव रिफ्लेक्स होगा, ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू होगी और स्ट्रॉन्गल होगी, इसकी वजह से बेबी आउट होगा यूट्रस से थ्रू बर्थ कैनाल, इसे क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। सून जैसे इन्फेंट डिलीवर हो जाता है, प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है। ठीक है, इसी टाइम पे हमारे पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड में भी फीमेल अंडरगो जाती है डिफरेंशिएशन प्रेगनेंसी के टाइम पर और मिल्क प्रोड्यूस करती है। एट द एंड ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, लैक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो दिस हेल्प करता है मदर को फीडिंग न्यूबॉर्न। मिल्क जो प्रोड्यूस होता है इनिशियल फ्यू डेज में, इसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये थोड़ा थिक होता है और येलो इन कलर होता है, जिसमें बहुत एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि बेबी की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड इन्फेंट की रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स को कि आपको क्या करनी है, बेबी को ब्रेस्ट फीड करना है, क्योंकि वो बेबी को क्या करता है, हेल्दी करता है। और इसमें जो एक पॉइंट नहीं लिखा है, ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क होता है, मिल्क में हमारे पास जो एंटीबॉडी मेनली प्रेजेंट होती है वो होती है आईजीए। ठीक है, आईजीए एंटीबॉडी होती है जो प्रेजेंट होती है, जो कि बेबी में क्या होती है, कोलेस्ट्रम जो वो फर्स्ट मिल्क फीड करता है तो उससे क्या होती है, बेबी के बॉडी के अंदर जाती है। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीबॉडीज का क्या काम होता है, ये आपने जो, अगर आपने ह्यूमन इम्यून सिस्टम पढ़ा है तो इम्यून सिस्टम में समझा होगा, अगर नहीं समझा होगा तो आप कमेंट्स में लिखो, मैं आपको ह्यूमन इम्यून सिस्टम पर भी टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी, आप उसे देखिए और आप समझिए कि भाई किस तरीके से एंटीबॉडीज का क्या रोल होता है। विद दिस हमारा जो ये चैप्टर है क्लास 12th का, ये क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। होप सो आपको सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर।